हमने ना लास्ट क्लास में ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि इसका क्या प्रिंसिपल है, कैसे वो काम करता है। दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, और अपन ने फॉर्मूला भी तैयार किया था। अब हम पढ़ रहे हैं कि प्रैक्टिकली ट्रांसफॉर्मर का यूज़ क्या है, कैसे ये काम करता है, ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। मतलब कमर्शियल लेवल पे, लार्ज स्केल पे ट्रांसफॉर्मर का क्या यूज़ है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। हम बात करते हैं कि एसी जो जनरेटर है ना, ये एसी जनरेटर ना फिरोजपुर में नहीं लगा हुआ, ये एसी जनरेटर बठिंडा में लगा हुआ है, थर्मल पावर प्लांट में। इसके जो एसी जनरेटर का जो आर्मेचर है वो हम थर्मल पावर प्लांट में वाटर को हीट करके उसकी स्टीम बनती है, उसकी स्टीम एनर्जी से इसको टरबाइन को घुमाते हैं, इससे बिजली तैयार हो जाती है। जो इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो गई है वो इलेक्ट्रिसिटी ना अप्रोक्सीमेट मैं वैल्यूज़ लिख रहा हूँ समझाने के लिए। 440 वोल्ट एसी सप्लाई बनती है, 440 वोल्ट पे तैयार होती है, 440 वोल्ट की बनती है वो बिजली, अप्रोक्सीमेट है। हमें घर में तो 220 चाहिए, लेकिन एसी जनरेटर जो अप्रोक्सीमेट 440 तैयार करता है। थोड़ी कम ज़्यादा भी हो सकती है, मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ इस वैल्यू पे, कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो बठिंडा में जब जनरेटर तैयार करता है बिजली, ये अपना इधर फिरोजपुर है, तो पहले इसने क्या करना है, उस लाइट को, उस एनर्जी को, उस इलेक्ट्रिसिटी को स्टेप अप ट्रांसफार्मर को देना है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर मैंने एक बनाया है, ये 3, 4, 5, 10 ऐसे हो सकते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ने 440 को अप करना है, 440 को अप करके कर देगा ये 4000 वोल्ट। फिर अगला स्टेप अप 4000 को कर देगा 10,000 वोल्ट, फिर अगला स्टेप अप 10,000 को कर देगा 20,000 वोल्ट। तो ऐसे वोल्टेज अप होती रहती है। और मैं कहता हूँ कि फाइनल स्टेप अप की जो आउटपुट है ना, वो आउटपुट फाइनल स्टेप अप की 20,000 वोल्ट है। इतनी वोल्टेज पे ले जाता है इसको वो स्टेप अप कर करके। स्टेप अप का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप अप किया और 440 वोल्ट को 20,000 वोल्ट तक ले गया। अब इसको अपन 20 kV भी कह देते हैं, 20 kV। तो 20 kV नॉर्मल है ना, आपने नाम सुना होगा। वोल्टेज कई बार जो इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स होते हैं उसके ऊपर डेंजर का सिग्नल बना होता है और उस पर लिखा होता है 20 kV, 5 kV ऐसे लिखा होता है। तो kV का मतलब है किलो। अब ये तो इनपुट है, EP है, ये स्टेप अप के लिए क्या हो गया, ES हो गया। अब ES की ये वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। आपको मैंने बताया था स्टेप अप में अगर आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट कम होता है। देखो लास्ट क्लास में बताया था, आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट कम होता है। हमें ये फॉर्मूला पढ़ा ना अपन ने अभी, ES/EP इक्वल टू NS/NP इक्वल टू IP/IS। तो अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा कर दी है तो करंट बहुत कम हो जाएगा। तो इन वायर्स में ना करंट कम होता है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा होती है। अब करंट कम होने का फ़ायदा क्या है, जो वायर्स का पावर लॉस होता है वायर के अंदर, उस पावर लॉस का फॉर्मूला होता है I²R। अब आउटपुट वाली वायर में करंट कम हो गया, क्यों, अपन ने वोल्टेज बहुत ज़्यादा कर दी। करंट कम होने से पावर लॉस डिक्रीज़ कर गया। तो हम जितनी इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हैं उसमें से 10-12% ही लॉस होती है, अदरवाइज़ 90% तक हम रिसीव कर लेते हैं। जब इतनी हाई वोल्टेज फिरोजपुर में पहुंचेगी तो इसको हम इतनी हाई वोल्टेज को, इतनी हाई वायर्स को आप एकदम से शहर के अंदर नहीं एंटर करवाएंगे। आपने देखा होगा आउटर एरियाज़ में ना, फिरोजपुर के आउटर एरियाज़ में ना पावर मतलब रिसीवर लगे होते हैं, जहाँ पे बिजली का बिल जमा होता है, सिंपल भाषा में ये है। वहाँ पे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, उन्होंने इसको रिसीव करना है। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा होता है ना, वो आप देखना वहाँ पे ट्रांसफार्मर का पूरा ग्रिड बना होता है, वो ग्रिड इसको रिसीव करता है और रिसीव करके इसको वो स्टेप बाय स्टेप डाउन करता है। स्टेप बाय स्टेप वो उसको क्या करेगा, डाउन करेगा। 20,000 है, पहले डाउन करके 5,000 करेगा, 5,000 डाउन करके 1,000 करेगा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप डाउन करता करता ना ये इसको 220 वोल्ट पे ले आएगा, 220 वोल्ट AC पे। और ये 220 वोल्ट जो AC लगी है, ये हम डोमेस्टिक सप्लाई में, मतलब प्रैक्टिकल यूज़ में हम करते हैं 220 वोल्ट AC। तो जो लाइट है 220 वोल्ट AC, 230, 220 इसी रेंज में लाइट आती है अपने घर में।
उसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो फ़िरोज़पुर में जितने ट्रांसफार्मर लगे हैं फ़िरोज़पुर में, वो सारे के सारे स्टेप डाउन लगे हैं। बठिंडा ने इलेक्ट्रिसिटी फ़िरोज़पुर तक भेजनी है, तो बठिंडा में जो ट्रांसफार्मर लगा है वो स्टेप अप लगा है। ठीक है, ये तो मैंने आपको अपने वैसे आइडिया से बताया कि बठिंडा से इलेक्ट्रिसिटी फ़िरोज़पुर तक आ रही है। हो सकता है कि कुछ इलाकों में कहीं और से भी आती हो, जहाँ जहाँ पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी बनती है, भाखड़ा डैम से बनती है, वहाँ से भी कुछ सप्लाई आती हो। तो ये तो हमने एक आइडिया लिया है। तो ट्रांसफार्मर जो है ना, इसका काम ही ये है कि इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करना विद लेस पावर लॉस। सब कुछ वायरलेस हो सकता है, इंटरनेट वायरलेस हो सकता है, मोबाइल पे मतलब चार्जिंग वायरलेस हो सकती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी है ये वायरलेस नहीं हो सकती, इसमें हमें वायर लगानी ही पड़ेगी। तो 120 किलोमीटर बठिंडा का डिस्टेंस है, 120 किलोमीटर से लाइट फ़िरोज़पुर तक वो भेज रहे हैं, और ये इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये है कि बठिंडा में लाइट का बटन ऑन है तो फ़िरोज़पुर में उसी वक्त लाइट आ रही है। अगर बठिंडा में इस पावर हाउस में स्टेप अप ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए, एसी जनरेटर अगर बठिंडा का ख़राब हो जाए, मान लो अभी एकदम से ख़राब हो गया, तो फ़िरोज़पुर की लाइट सारा इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस है, ये नहीं है कि बठिंडा वालों ने एक बार ऑफ़ कर दिया लाइट आती जा रही है, ऐसा नहीं है। बठिंडा में बटन ऑन है लाइट का, तब फ़िरोज़पुर लाइट जल रही है अपनी। एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते, जितनी बनेगी उतनी यूज़ करनी पड़ेगी, इसकी स्टोरेज नहीं होती। डीसी की स्टोरेज हो सकती है, एसी की स्टोरेज नहीं हो सकती। जितनी लाइट बन रही है उतनी आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकल यूज़ बता दिया। प्रैक्टिकल यूज़ अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो अगर आपको ये डायग्राम क्लियर है। दूसरी बात, ट्रांसफार्मर हम कहाँ यूज़ करते हैं। सेकंड बच्चे, हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं डोमेस्टिक अप्लाइंसेस में। ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसफार्मर का साइज़ बहुत बड़ा होता है, डिवाइस के हिसाब से बनता है। ट्रांसफार्मर ना आपके मोबाइल फ़ोन के चार्जर में भी लगा होता है। अब कैसे मोबाइल फ़ोन के चार्जर में ट्रांसफार्मर कैसे लगा है, इसका क्या काम है वो बता रहा हूँ। देखो बच्चे, ये मोबाइल फ़ोन है का ये मतलब ये उसकी लीड होगी, ये मेन जो होता है, ठीक है, जो उसमें लगता होता है, प्लग के अंदर लगता होता है, ये आपके मोबाइल फ़ोन है। जब मोबाइल फ़ोन के साथ हम चार्जर लगाते हैं तो इसके अंदर जो बैटरी लगी है उस बैटरी को ध्यान से देखना, उसमें 5 वोल्ट लिखा होता है। 5 वोल्ट होगा, नहीं तो 6 या 7 ऐसा लिखा होता है। नॉर्मली जितने मैंने देखा है सब पे 5 ही लिखा होता है। अब जो सॉकेट अपना, ये सॉकेट है जिसके अंदर अपन ने ये लगाना है, ये सॉकेट तो घर में लगा है अपने, तो ये 220 वोल्ट देता है, 220 वोल्ट एसी देता है ये। अब 220 वोल्ट अगर डायरेक्ट उसको चली जाएगी बैटरी को तो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि बैटरी डिज़ाइन ही 5 वोल्ट पे की गई है। तो क्या होगा कि जो अपने पास है ना मोबाइल फ़ोन का चार्जर है ये रहा, इस चार्जर के अंदर ही स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर छोटा सा लगा होता है। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, 220 वोल्ट एसी को 5 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करता है। ये ट्रांसफार्मर का काम है। तो आपके मोबाइल फ़ोन में जो ट्रांसफार्मर लगा है वो स्टेप डाउन लगा है, वो 220 वोल्ट एसी को 5 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करता है। अब स्टोर तो आप डीसी कर सकते हैं, तो मोबाइल फ़ोन के चार्जर के अंदर ही एक डिवाइस और लगा है, ये आप लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, रेक्टिफायर लगा है। ये लास्ट चैप्टर में आएगा रेक्टिफायर क्या होता है। ये रेक्टिफायर 5 वोल्ट एसी को 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर का काम यही है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। फिर ये 5 वोल्ट एसी 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाती है। तो आपके मोबाइल फ़ोन का जो चार्जर है उसमें 2 स्टेप है। जो आपके पास मोबाइल फ़ोन का जो चार्जर है ना, इसमें 2 स्टेप है। एक तो इसमें लगा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और एक इसमें लगा है रेक्टिफायर। 2 स्टेप में चार्जिंग करता है आपकी बैटरी की। ठीक है जी। कई बार ना, जैसे लास्ट ईयर भी फेसबुक पे व्हाट्सएप पे ना एक मैसेज आ रहा था कि एक बच्चे ने ना मोबाइल फ़ोन के चार्जर की जो लीड है वो अपने माउथ में डाल ली, उसको करंट लग गया और उसकी डेथ हो गई। ऐसे फेक न्यूज़ फैला रहे थे। अब ये बिल्कुल फेक न्यूज़ ही थी। क्यों? क्योंकि मोबाइल फ़ोन के जो चार्जर की आउटपुट है ना, उसमें 5 वोल्ट डीसी है और डीसी करंट से कभी भी किसी की डेथ नहीं हो सकती। डेथ अगर होनी है वो एसी करंट से होनी है, डीसी से नहीं होती। तो वो एक मिथ है, वो बस डराने के लिए था।
आप मोबाइल फ़ोन का बटन ऑन कर लो चार्जर का, उसकी जो ये वाला लीड है इसको टच कर लो, यहाँ से ऑन कर दो, करंट नहीं लगेगा। ये एक्सपेरिमेंट आप कर लेना, ठीक है जी। ये अपना हो गया, 2 यूज़ हो गए। थर्ड यूज़ का ट्रांसफार्मर का थर्ड क्या यूज़ है, ये तो कमर्शियल लेवल पे अपन ने किया, एक मोबाइल फ़ोन चार्जर में बताया। थर्ड आपको यूज़ बता रहा हूँ। इंडिया में ना जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ पे बनती है, इंडिया में बनती है, ठीक है। अब जो दूसरी कंट्रीज़ है उनमें अलग अलग है। एक कंट्री जिसमें 110 60 हर्ट्ज़ पे बनती है। तो हर कंट्री ने ना अपनी वोल्टेज लाइन फ़िक्स करी हुई है। ये वोल्टेज लाइन फ़िक्स होती है कि उस कंट्री का टेम्परेचर कितना है, उस कंट्री में क्लाइमेट चेंज कैसे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग किया हुआ है। जो थोड़े गर्म इलाके हैं, जैसे इंडिया में थोड़ी गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा रखी जाती है। जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे वोल्टेज कम रखी जाती है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक फैक्ट्री लगी है, उस फैक्ट्री में टेलीविज़न तैयार किया हमने। जो टेलीविज़न जो तैयार किया है, ये टेलीविज़न 100 वोल्ट 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज़ पे तैयार किया। अब इस टेलीविज़न को हमने इंडिया लेके आना है। अगर मैं इस टेलीविज़न को इंडिया इंपोर्ट करते हैं और उसको आप घर में अपने सॉकेट में लगाते हैं, सॉकेट से तो 220 वोल्ट आ रही है, इन्हें चलना कितने पे है, तो ये ख़राब हो जाएगा। जैसे इस टेलीविज़न को हम प्लग एंड प्ले करेंगे ये ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हम डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं उसको कभी भी प्लग एंड प्ले नहीं करना। उसमें कंपनीज़ क्या करती है, चेंजेस करती है। जैसे उनको पता है कि ये हमने इंडिया में भेजना है, तो कंपनी क्या करेगी, इस टेलीविज़न के अंदर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएगी। वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, जो इनपुट 220 वोल्ट सॉकेट से आ रही है ना, टेलीविज़न में कितने पे चलना है, 110 पे, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देंगे छोटा सा इसके साथ। वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस 220 वोल्ट को 110 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, फिर टेलीविज़न चलेगा। तो ये इनबिल्ट होता है, हमें नहीं पता चलता। ये टेलीविज़न के साथ उनको थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं, फिर वो भेजते हैं अपने पास। तो हम ऐसे ही टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर, कई इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है। इसकी बेस्ट एग्जांपल पता क्या है, टेलीविज़न वगैरह में चलो आपको नहीं पता कि जो आपको मैं चीज़ बता रहा हूँ ये सही है कि गलत है, आपको टेलीविज़न में आपने ओपन करके नहीं देखा। आप क्या करिए, आप कोई इलेक्ट्रिक बल्ब इंपोर्ट करिए। इलेक्ट्रिक बल्ब में तो ट्रांसफार्मर लगता ही नहीं क्योंकि बल्ब छोटा सा है। उस बल्ब को जब आप सॉकेट में लगाओगे ना, इंडियन सॉकेट में लगाओगे, तो वैसे ही वो ब्लोन ऑफ हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा वो, ठीक है जी। तो ऐसे ट्रांसफार्मर हर जगह हम यूज़ करते हैं। कोई छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं, कोई बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं। बड़े ट्रांसफार्मर ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, छोटे ट्रांसफार्मर डिवाइसेस में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है जी। तो बच्चे ये ट्रांसफार्मर के हमने यूज़ पढ़े, एक बार आप बुक से इसको रीड कर लेना। ट्रांसफार्मर का एडवांटेज लिखेंगे अब, किसका फ़ायदा क्या हुआ अपने को। ट्रांसफार्मर का बच्चे एडवांटेज हमें ये हुआ है कि ट्रांसफार्मर से ना जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है बहुत कम हो गई है। ट्रांसफार्मर की हेल्प से पावर लॉस बहुत कम हो गया, 5-10% रह गया पावर लॉस। तो इसका मतलब ट्रांसमिशन कॉस्ट कम हो गई है। तो जो एसी करंट हम यूज़ करते हैं ना, ये बहुत सस्ता पड़ता है हमें, बैटरी से तो बहुत सस्ता पड़ता है। अब इमेजिनेशन करो कि हम घर की सारा इलेक्ट्रिसिटी, सारी लाइट सेल से चलाए, पहली बात तो वो चलेगी नहीं। अगर हमने कोई ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया कि सेल से चलाना है, तो वो आप देख लो कितनी देर तक चलेगी, कितना महंगा पड़ता है। तो ट्रांसमिशन कॉस्ट इज़ वेरी लेस विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर, देयरफॉर AC current is transmission cost is very less with the help of transformer, therefore AC current is economical। आप समझ गए हो, AC करंट जो है वो सस्ता पड़ता है, इसको यूज़ करना भी आसान है क्योंकि जितनी मर्जी हम वोल्टेज यूज़ बना सकते हैं, और ये सस्ता भी पड़ता है। मेन इसका यही फ़ायदा है अपने को, ठीक है जी। ट्रांसमिशन कॉस्ट कम हो गई है और ये इकोनॉमिकल है। अब बात आती है कि कोई भी ट्रांसफार्मर जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, मैंने तो आपको लिखवाया कि वो आइडियल है, लेकिन प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं होता। तो उसमें कुछ ना लॉसेस होते हैं।
वो हमने पढ़ने हैं, हेडिंग बनाएंगे आप सब लोग, वेरियस लॉसेस इन द ट्रांसफॉर्मर, वेरियस लॉसेस इन द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में अलग अलग लॉसेस कौन से होते हैं वो हमने पढ़ने हैं। तो इसमें पहला लॉस होता है फ्लक्स लॉस। फर्स्ट टाइप ऑफ लॉस इज फ्लक्स लॉस। फ्लक्स लॉस क्या है कि जो प्राइमरी की जो फ्लक्स है ना वो 100% सेकेंडरी के साथ लिंक नहीं करती, मतलब कुछ ना कुछ तो लॉस होता ही होता है, 2% का वजह 3%, कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो लिख लेंगे द फ्लक्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल कैन नॉट लिंक 100%, द फ्लक्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल कैन नॉट लिंक 100% विद सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी की जो फ्लक्स है वो 100% सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक नहीं कर सकती है। ये कौन सा लॉस है? फ्लक्स लॉस है। सेकंड लिखेंगे हम एडी लॉस। सेकंड टाइप ऑफ लॉस इज एडी लॉस। अब आपने ईएमआई वाले चैप्टर में एडी करंट का नाम तो सुना हुआ है। आपको पता है कि हमने इसके अंदर आयरन की शीट्स डाली है। आयरन की शीट्स में लगातार फ्लक्स क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो आयरन की प्लेट के अंदर फ्लक्स लगातार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। उसके कारण एडी करंट बनेगा और एडी करंट के कारण एनर्जी का लॉस होता है हीट की फॉर्म में, एंड दैट लॉस इज कॉल्ड एडी लॉस। तो लिखेंगे एडी लॉस क्या है? वी नो डैट इन द ट्रांसफॉर्मर वी यूज़ थिन लैमिनेटेड आयरन शीट्स। In the transformer we use thin laminated iron sheets, and due to change in flux, eddy current is produced in the iron sheets. Due to change in flux, eddy current is produced in the iron sheets. आयरन की शीट्स में क्या बनता है? एडी करंट बनता है। एंड एनर्जी इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट की फॉर्म में ना एनर्जी का लॉस होता है, एंड दैट लॉस इज कॉल्ड एडी लॉस। मैं आपको लॉस के एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, लेकिन पेपर में कई बार ना सिंपल लॉस के नाम ही पूछ लेते हैं। तो फ्लक्स लॉस हो गया, एडी लॉस हो गया। थर्ड इसमें आता है कॉपर लॉस। हाँ जी, कॉपर लॉस क्या होता है? हमने ट्रांसफॉर्मर के अंदर ना प्राइमरी कॉइल कॉपर की बनी होती है, सेकेंडरी कॉइल भी कॉपर की बनी होती है। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल कॉपर की बनी है ना, तो उसके अंदर भी हीट का एनर्जी का लॉस होता है हीट की फॉर्म में। तो दैट लॉस इज कॉल्ड कॉपर लॉस। तो लिखेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल आर मेड अप ऑफ कॉपर, ड्यू टू विच heat energy is produced in the copper coil, due to which heat energy is produced in the copper coil, and that loss is called copper loss, and that loss is called copper loss। चलिए बच्चे, ये मैंने आपको लॉसेस बता दिए। लिखेंगे एक लाइन और, ड्यू टू अबव लॉसेस एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज़ नॉट 100%। इन लॉसेस के कारण ना ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी कितने परसेंट नहीं होती? इट कैन नॉट बी 100%। तो कुछ न्यूमेरिकल्स में ना हमें एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो हमें डाटा देंगे और कह रहे हैं कि एफिशिएंसी 80% है, 70% है। तो ये एक फॉर्मूला एफिशिएंसी का, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। व्हाट इज आउटपुट पावर? आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट। व्हाट इज इनपुट पावर? इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट। तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। या हमें कई न्यूमेरिकल्स में यूज़ करना पड़ेगा।
तो बच्चे आपको मैंने ट्रांसफार्मर की ना थ्योरी बता दी। अब आपको मैं एक दो इसके पहले न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराता हूँ और आप देखोगे न्यूमेरिकल बड़े इजी है ट्रांसफार्मर के, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ थोड़ी सी आपको फॉर्मूले की समझ होनी चाहिए और डायरेक्ट आंसर आएगा। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल आप NCERT का ही करते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन, ए पावर ट्रांसमिशन लाइन, ए पावर ट्रांसमिशन लाइन गिव इनपुट पावर एट, पावर ट्रांसमिशन लाइन गिव इनपुट पावर एट 2300 volt, give input power at 2300 volt to a step down transformer, 2300 volt to a step down transformer with primary turns 4000, with primary turns 4000. What should be number of turns in the secondary coil? What should be number of turns in the secondary coil so that we get output power at, so that we get output power at 230 volt, we get output power at 230 volt। हाँ जी, तो सबसे पहले ये पढ़ो आपकी जो ट्रांसफार्मर है वो इनपुट पावर किस ट्रांसफार्मर को दे रहे हैं, मतलब पावर लाइन की इनपुट पावर किस टाइप के ट्रांसफार्मर को दे रही है। लिखा हुआ है इसमें कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन लिखा हुआ है। और इनपुट जो सप्लाई जा रही है वो कितने वोल्ट की जा रही है, वो 2300 वोल्ट की जा रही है, लिखा हुआ है ये भी। इनपुट को आप प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी हो गया। अब आपको न्यूमेरिकल में प्राइमरी टर्न्स भी गिवन है। देखो स्टेटमेंट में आपको न्यूमेरिकल में प्राइमरी टर्न्स की वैल्यू कितनी गिवन है, 4000 गिवन है। तो प्राइमरी टर्न्स आपके पास गिवन है 4000 लिखा हुआ है। फिर ये लिखा है कि वी टेक आउटपुट पावर एट, आउटपुट पावर एट का मतलब ES, आउटपुट पावर एट 230 वोल्ट, वो लिखा हुआ है। तो ES हो गया 230। बस आउटपुट का मतलब सेकेंडरी है, सिंपल है, और इनपुट का मतलब है प्राइमरी। अब हमें नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स बतानी है, हमें NS की वैल्यू बतानी है, हमें सेकेंडरी टर्न्स बतानी है। ये मैंने डायग्राम में रफ बना दी। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ES/EP इक्वल टू NS/NP। तो व्हाट इज ES 230, व्हाट इज EP 2300, NS वी हैव टू फाइंड और NP है 4000। न्यूमेरिकल कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने डाटा ढूंढना है क्या क्या गिवन है। तो पुट द वैल्यूज़, तो ये कटिंग करके ये 10 हो गया, ये कट गया। NS की जो वैल्यू बनी ना आपके पास दैट इज़ 400। तो नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स इन दिस ट्रांसफार्मर इज़ 400, बस ख़त्म। ठीक है जी, ऐसे न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं। अगला न्यूमेरिकल आप लिखेंगे, हाँ जी लिखेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द स्टेप अप ट्रांसफार्मर, द स्टेप अप ट्रांसफार्मर operates on a 220 volt line, operates on a 220 volt line, 220 volt line and supply a current of 2 ampere, and supply a current of 2 ampere to a load, supply a current of 2 ampere to the load. The ratio of primary and secondary turns, the ratio of primary and secondary turns 1:25. Ratio of primary and secondary turns is 1:25.
कैलकुलेट सेकेंडरी वोल्टेज, कैलकुलेट सेकेंडरी वोल्टेज, प्राइमरी करंट, आउटपुट पावर इफ efficiency of the transformer is 80%, if efficiency of the transformer is 80%। हाँ जी, तो क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। इसमें ट्रांसफॉर्मर आपको कौन सा गिवन है, न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में ये कह रहे हैं कि हमने इसको 220 वोल्ट लाइन वोल्टेज दी और इसने हमें लोड में जो करंट दिया, करंट जो दिया लोड रेजिस्टेंस में, ये लोड रेजिस्टेंस है, जो करंट दिया वो 2 एम्पेयर दिया। तो मतलब IS की वैल्यू 2 एम्पेयर होगी और ये वैल्यू किसकी है आपके पास, EP की होगी 220 वोल्ट। ठीक है जी। फिर आपको इन्होंने ये रेशो दी हुई है, नंबर ऑफ प्राइमरी की सेकेंडरी के साथ रेशो दी है 1/25, प्राइमरी विद सेकेंडरी रेशो दी हुई है 1/25। तो आपको बच्चे देखो पहले EP पता है, ES पता लगाना है। तो मेरे हिसाब से तो फॉर्मूला में सबको पता है, ES हमें पता लगाना है। तो ये फॉर्मूला लगा दूँ पहले पार्ट के लिए, ES/EP इक्वल टू NS/NP, ये लगा दो फॉर्मूला आप। ES वी हैव टू फाइंड, EP कितना है 220 है, NP/NS है 1/25, तो उसका NS/NP चाहिए तो वो 25/1 हो जाएगा। रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना, मैं NS/NP रिक्वायर्ड है। तो इससे ES की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 25 × 220। तो हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, ES की वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग 5500 बनती है। अब एक बार चेक करके देख लो, 22,000 का हाफ 11,000, 11,000 का हाफ 5500, 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये बन गया, ES आ गया। चलो पहला पार्ट हो गया। अगली चीज़ हमें क्या बतानी है, IP बतानी है। अब IP बताने के लिए इन्होंने हमें एफिशिएंसी दे दी 80%, हमें ES पता है, ठीक है, हमें IS पता है, तो ये ठीक है। फिर एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला लगा दो, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इंटू 100, आउटपुट पावर इज़ ES/IS, इनपुट पावर इज़ EP/IP, फिर इंटू 100 कर दिया। एफिशिएंसी आपको गिवन है 80%, तो ईटा हो गया 80। ES कितना है फाइंड करा अपन ने 5500, IS कितना है आपके पास 2, EP कितना है 220। सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है सही, बस प्राइमरी करंट बताना है, फिर इंटू 100। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास IP की वैल्यू आ जाएगी, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, इसमें ना ES/EP ठीक है, आपके पास NS/NP होता है इक्वल टू IP/IS, जो लास्ट वाली टर्म है ना वो नहीं लगानी। पता है क्यों नहीं लगानी? आपको याद है जब हमने वर्किंग करी थी, अगर आप यहाँ से देखें, अगर मैं ES/EP को IP/IS लगा दूँ तो इससे तुम्हारे पास ES/IS की वैल्यू बनेगी EP/IP। इससे का मतलब है कि आपके पास एफिशिएंसी कितनी बनेगी 100%, लेकिन आपको न्यूमेरिकल में एफिशिएंसी कितनी गिवन है 80%। तो जब भी एफिशिएंसी गिवन आ जाए तो आपने करंट वाली टर्म यूज़ नहीं करनी, ये याद रखना है। यहाँ बच्चे गलती करेंगे, जब भी एफिशिएंसी गिवन आ जाए 80%, 90 कुछ भी गिवन आए तो आपने करंट वाली इक्वेशन यूज़ नहीं करनी। क्यों? क्योंकि करंट वाली इक्वेशन कब वैलिड है, ये लाइन लिखेंगे आप, गलत हो जाता कई बारी। करंट वाली इक्वेशन कब वैलिड है, व्हेन द एफिशिएंसी इज़ 100%। अगर आपको न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं लिखा एफिशिएंसी के बारे में, फिर तो हम उसको हम 100% मानेंगे। तो करंट वाली इक्वेशन कब वैलिड है, ये वाली, जब एफिशिएंसी गिवन है 100%। अगर एफिशिएंसी के बारे में कोई बातचीत नहीं की हुई तो आप 100% मानेंगे। अगर गिवन एफिशिएंसी फिर तो वो गिवन है ही, फिर आपने फॉर्मूला लगाना ही है। तो इसको सिंप्लीफाई करके ना आप IP की वैल्यू निकालोगे, जो भी आपके पास IP की वैल्यू आएगी आप फाइंड कर लोगे। ठीक है, लास्ट पार्ट क्या रह गया, आउटपुट पावर।
तो सीधा ही लास्ट पार्ट आउटपुट पावर निकालनी है। तो आउटपुट पावर इज़ ई एस आपके पास है 5500, आई एस की वैल्यू है 2, तो ये 11,000 वाट आ जाएगी आउटपुट पावर। 11,000 वाट का मतलब 11 किलो वाट आ जाएगी। दिस इज़ आउटपुट पावर। तो इस पर बस ये ध्यान रखना लास्ट में ना यहाँ पे करंट वाली इक्वेशन नहीं लगानी इक्वालिटी में, क्योंकि ये वैलिड ओनली 100% वाले के लिए है एफिशिएंसी जब हो, बट न्यूमेरिकल में ये 80% गिवन है। ठीक है जी। तो बच्चे कल हम नेक्स्ट क्लास में और इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, और अपना कल फर्स्ट मतलब कल तक हमारा ये ट्रांसफार्मर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। करिए इसके न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस बुक में से भी। थैंक यू।